हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका कौन सा है, दैनिक जीवन में रसायन, उसको स्टार्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपका एक लेक्चर हो गया है। आज के इस वीडियो में जो है हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में जो है हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक क्या था, आपका लवण और लवण के प्रकार। ठीक है, कल के वीडियो में हमने अम्ल क्या होता है, अम्ल की गुण क्या होता है, क्षार क्या होता है, क्षार के गुण क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, लवण क्या होता है, लवण के प्रकार क्या होता है, उन सभी के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, और जो है साथ ही साथ इस चैप्टर के नोट्स जो है वो भी आपको अगले वीडियो के जो पिछले वीडियो थे उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थी और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का हमारा जो है वो अगला टॉपिक क्या रहेगा, क्रिस्टलन जल। ठीक है दोस्तों, क्या है, क्रिस्टलन जल। अब ये क्रिस्टलन जल जो है, क्रिस्टलन जल, अब ये क्रिस्टलन जल जो है वो क्या होता है, इसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो आपका धोने का सोडा होता है ना, कपड़े धोने का सोडा, उसका जो है वो धोने का सोडा, उसका जो है हम इकाई सूत्र लिखने जाए तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे CO3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डॉट कितना है 2 10H2, कितना होता है 10H2O। ये जो है आपके धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम बात करें जिप्सम, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब देखिए दोस्तों, आप ये कह रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिखवा दिया, धोने के सोडे और जिप्सम का फॉर्मूला जो है वो क्यों लिखवाया इस क्रिस्टलन जल में। अब देखिए दोस्तों, आपने क्या किया है, जैसे कि धोने का सोडे का आपको कोई फॉर्मूला पूछ लो तो आप क्या बोलोगे, सोडियम कार्बोनेट, सिंपल सा बोलोगे ना। आप ये पीछे क्या लिखा हुआ ये नहीं बोलते हो। जैसे कि आपको बोल लिया जिप्सम, ठीक है, अब जिप्सम का जो है फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो अब क्या बोलोगे, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट ही बोलते हो। अब होता क्या है, देखिए जो आपने इस सोडियम कार्बोनेट के पीछे डॉट 10H2 लगा के रखा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम का फॉर्मूला है, इसके पीछे डॉट 2H2 करके जो जल लगा है ना, ये क्या है आपका क्रिस्टलन जल। ठीक है, तो क्रिस्टलन जल की जो परिभाषा क्या होती है, जब हम किसी लवण का इकाई सूत्र लिखते हैं, इकाई सूत्र मतलब ये जो नाम लिखते हैं ना, तो उसके पीछे नाम लिखने में जो है वो जल के निश्चित अणुओं का जो प्रयोग किया जाता है, जो जल के निश्चित अणु लिखे जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। सिंपल सी बात है ना कि जब हम किसी लवण, जैसे कि ये लवण है, इस लवण का इकाई सूत्र लिखते हैं, जैसे कि फॉर्मूला लिखते हैं, तो इस लवण के इकाई सूत्र लिखने में जो जल के अणुओं की निश्चित मात्रा लिखी जाती है ना, उस निश्चित मात्रा को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊँ फिटकरी का। ठीक है, किसका, फिटकरी का। अब फिटकरी का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट KSO4। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो संयुक्ता है वो कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 K2SO4 डॉट क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4। अब एल्यूमिनियम की जो है वो संयुक्ता होती है 3, यहाँ पे लिख लें 3, और जो सल्फेट है इसकी संयुक्ता होती है 2, तो यहाँ पे Al2SO4 3 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, आप बोलोगे कि K की संयुक्ता कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे जो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट, यहाँ पे जो डॉट नहीं लिखोगे तो चलेगा, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। क्या है, 24H2O। तो ये जो है आपके फिटकरी का फॉर्मूला है, क्या है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि जो फिटकरी होती है ना, उस सब फिटकरी में जल के कितने अणु जो है वो क्रिस्टलन के रूप में मौजूद हो रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि फिटकरी में जो है वो जल के 24 अणु, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जल के 24 अणु जो है वो क्रिस्टलन के रूप में मौजूद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिटकरी का जो है बहुत सा यूज है, वो यूज क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, कि किसी लवण का इकाई सूत्र लिखने में जो जल के निश्चित अणुओं का हम प्रयोग करते हैं ना, उस जल के निश्चित अणुओं को हम क्या कहते हैं, आपका क्रिस्टलन जल। सिंपल सा बात है, आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बात क्या हुई कि आपने पढ़ लिया कि लवण क्या है।
अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ठीक है, अब जो है बहुत से वैज्ञानिक है, अब मतलब उस टाइम में जो है वैज्ञानिकों ने सोचना चालू कर लिया कि यार अम्ल जो हम एक्चुअल में बोलेंगे किसे, ये तो ठीक हो गई स्वाद के आधार पर हमने बोल लिया कि अम्ल क्या होता है और लवण, और जो अम्ल जो क्या है होता है और क्षार क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में हम रासायनिक विधि से देखें, रसायन की भाषा में देखें तो अम्ल और क्षार की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो है अलग अलग वैज्ञानिक है, उन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी जो है वो परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं आर्हेनियस संकल्पना की। देखिए दोस्तों, आर्हेनियस ने क्या कहा कि जो, ठीक है दोस्तों, जो यौगिक जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे, और जो यौगिक जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहेंगे। क्या बोला उन्होंने, आपको देखा होगा कि जो यौगिक जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे, और जो यौगिक जल में विलय होकर OH- जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, देखिए एग्जाम्पल वैसे तो आपको दिखे होंगे, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने लिया HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब इसको जो है हम जल में विलय कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय। ठीक है दोस्तों, आप हिंदी में लिखो तो मतलब होता है जलीय। तो HCl का हमने जलीय विलयन लिया, तो HCl जलीय विलयन में क्या देगा, H+ आयन प्लस Cl- आयन। तो देखिए दोस्तों, जो HCl यौगिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला जो यौगिक है ना, ये HCl यौगिक जल में विलय होकर H+ आयन देता है। इसका मतलब यह क्या है, अम्ल है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि हम बात करें HNO3 की, HNO3, अब इसका भी जो है जलीय विलयन हमने लिया, और इसको जो है ये भी जल में क्या देगा, H+ आयन प्लस NO3- आयन। ठीक है, तो इसने भी जो है जलीय विलयन में H+ आयन दिया। इसका मतलब यह भी जो है वो क्या है, अम्ल है। आर्हेनियस ने क्या बोला, ये आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे कि हम उदाहरण ले NaOH, ठीक है, इसका भी जलीय विलयन लिया हमने, और ये भी जो है जलीय विलयन में देखिए क्या दिया है, Na+ आयन प्लस OH- आयन। तो अब जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या दे रहा है, OH- आयन, हाइड्रोक्सिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब जो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, इसका मतलब यह क्षार है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें CH3COOH, ये जो सबसे आपका बेस्ट उदाहरण है। इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपका एक्वस लिखा हुआ है। अब इससे जो है आप क्या सोचोगे कि ये जो है जल में विलय होकर OH- आयन देगा, लेकिन वो बात नहीं है। ये जो है जलीय विलयन में क्या देगा, CH3COO- प्लस H+। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है, इसका मतलब यह क्या है, अम्ल है। और इस अम्ल का क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। और जो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपके सिरके में। ठीक है दोस्तों, याद आएगा, एसिटिक अम्ल आपके सिरके में पाया जाता है। तो इसको जो है आप याद रख लीजिए, इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसको जो है एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसके बारे में जो है हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यह जो है आपके अम्ल के कुछ उदाहरण है। इसी तरीके से सोडियम के भी जो है आप ले सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन, ये आपका क्षार का उदाहरण भी हो गया। तो आर्हेनियस ने सिंपल सा क्या बोला कि जो आयन जल में H+ आयन देंगे, जो यौगिक जल में H+ आयन देंगे वो अम्ल, और जो यौगिक जल में OH- आयन देंगे वो क्षार होंगे। सिंपल सी बात है ना, ये जो है आपको समझ में आ गया। अब जो है आपको इतने ही पूछेंगे आर्हेनियस संकल्पना क्या है, और इसके बाद हम बात करें तो आर्हेनियस ने जो अपनी संकल्पना दी ना, तो उसकी कमी क्या थी, आर्हेनियस संकल्पना की कमी जो है वो क्या थी। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जो आर्हेनियस ने अपनी संकल्पना दी ना, अब आर्हेनियस ने जो अपनी संकल्पना दी थी तो उसकी जो है कमी क्या थी, कमी भी तो कुछ होगी ना, तभी तो वो कहीं जाके फेल होगी। तो कमी की हम बात करें तो जो आर्हेनियस ने संकल्पना दी ना, वो किसके लिए लागू हो रही थी, जिसमें H+ आयन और OH- आयन होते हैं। जिसमें H+ और OH- आयन होते हैं ना, उसमें ये संकल्पना लागू हो रही थी। लेकिन ऐसे आयन जिसमें H+ मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, जिसमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, उनके लिए यह संकल्पना लागू नहीं हुई। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ एक यौगिक जो है वो ऐसे भी, बहुत से यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें H+ होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जैसे कि अम्लीय, जैसे कि हम बात करें CO2 की। ठीक है दोस्तों, अब इसमें न तो जो है वो H+ आयन है और न ही इसमें OH- आयन, तो हम क्या पता जो है वो कैसे लगाएंगे कि यह अम्लीय
ये अम्लीय है या क्षारीय है, इसका भी तो हमें पता लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो आरएनएस की संकल्पना फेल होगी कि हम इसका पता जो है वो कैसे लगाएंगे। सिंपल सी बात है ना, आपको समझ में आ चुका होगा कि आरएनएस संकल्पना के अनुसार या फिर आरएनएस संकल्पना H+ और OH- आयन वाले यौगिकों पर ही लागू होती है, लेकिन ऐसा यौगिक जिसमें H+ मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन नहीं है, उनके लिए यह लागू नहीं होती। ठीक है, वैसे तो आपको फोटो दिख गया होगा, लेकिन फिर भी जो है आप यहाँ पे समझ जाइए। तो ये जो है आपके आरएनएस संकल्पना की कमी थी। तो आरएनएस संकल्पना क्या है और आरएनएस संकल्पना की कमी, ये दोनों जो है आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ कि जो आरएनएस की संकल्पना थी ना, वो फेल हो गई। अब इसके आगे कुछ ना कुछ तो नया सोचना था। तो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था ब्रॉन्स्टैंट। क्या नाम था? ब्रॉन्स्टैंट लॉरी। ठीक है, क्या नाम था? ब्रॉन्स्टैंट लॉरी संकल्पना। वो जो है, देखिए ब्रॉन्स्टैंट और लॉरी दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। दोनों ने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अपनी संकल्पना दी। तो उन्होंने जो है वो क्या संकल्पना दी उसे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने जो है ब्रॉन्स्टैंट लॉरी ने जो है संयुग्मी अम्ल और क्षार की कल्पना दी। अब संयुग्मी अम्ल और क्षार की कल्पना क्या होती है उसे हम समझते हैं। देखिए ब्रॉन्स्टैंट लॉरी ने अपने जो है वो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की संकल्पना मतलब परिभाषा दी कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के रूप में। जैसे कि देखिए दोस्तों कि ऐसे यौगिक जो प्रोटॉन को देते हैं, जो प्रोटॉन दाता होते हैं, जो अभिक्रिया में प्रोटॉन को देंगे उन्हें हम बोलेंगे अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उसे हम बोलेंगे क्षार। ठीक है, क्या उन्होंने ब्रॉन्स्टैंट लॉरी ने क्या कहा कि ऐसे यौगिक जो किसी अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और ऐसे यौगिक जो किसी अभिक्रिया में प्रोटॉन को लेते हैं मतलब H+ आयन को लेते हैं उन्हें हम कहेंगे क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार क्या होता है ब्रॉन्स्टैंट लॉरी के अनुसार, वो आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आपका HA, ठीक है, ये क्या आपका HA और ये जो है आपका B है, ये आपका H है और ये आपका B है। अब ये अभिक्रिया हुई, अब यहाँ से जो है क्या हो गया कि यहाँ से जो है आपका H- बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से A- बन गया और यहाँ से जो है H हट गया और यहाँ पे आ गया BH+ बन गया। ठीक है, या फिर HB लिख लीजिए, HB+ बन गया। अब हुआ क्या, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है वो प्रोटॉन हटा है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्या बोला है, प्रोटॉन ग्राही हो गया ना, प्रोटॉन दाता, ये प्रोटॉन दाता हो गया क्योंकि इसने जो है वो हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन का हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो इसने जो है वो हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, और इसने जो है क्या किया है, प्रोटॉन ग्राही, इसने जो है वो क्या किया है, प्रोटॉन का ग्रहण किया है। तो आपका ब्रॉन्स्टैंट लॉरी जो है वो क्या कहता है कि वे यौगिक जो किसी अभिक्रिया में प्रोटॉन को देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल। तो मतलब यहाँ पे H एक क्या है, अम्ल, और वे यौगिक जो किसी अभिक्रिया में जो है वो जो आपका प्रोटॉन है उसको ग्रहण करते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ से जो है उन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिभाषा बनाई। क्या परिभाषा बनाई, देखिए दोस्तों, ये जो है आपका क्या है, अम्ल, और इसका जो है अब ये अम्ल था, अब यहाँ से जो है अम्ल क्यों था, क्योंकि इसमें H लगा हुआ था। अब यहाँ से जो H हट गया और यहाँ पे जो सिंपल सा बच गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्षार। अब क्षार कौन सा हो जाएगा, संयुग्मी क्षार। ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, देखिए इसे हम लिख लेते हैं अम्ल और ये है आपका क्षार। ठीक है, और पहले ये क्षार था, अब इसमें जो है वो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका संयुग्मी अम्ल। बात समझ में आ रही होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से HA और A-। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, अम्ल संयुग्मी क्षार। ठीक है दोस्तों, अम्ल संयुग्मी क्षार यौगिक, ये आपका क्या हो गया, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म आप बोल सकते हो, ये आपका युग्म हो गया। और ये जो आपका क्या हो गया, क्षार आपका क्या है, B से BH+, ये आपका क्या हो गया, क्षार संयुग्मी अम्ल
अम्ल युग्म। बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। ये तो जो है आपको समझने के लिए है, बस आपको जो है याद क्या करना है ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार कि ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना ने ब्रोंस्टेड और लॉरी ने संयुग्म अम्ल क्षार की जो है आपको संकल्पना दी। उनके अनुसार जो है जो यौगिक किसी अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, और जो यौगिक किसी अभिक्रिया में प्रोटॉन को लेते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अर्थात प्रोटॉन दाता को अम्ल और प्रोटॉन ग्राही को क्षार कहते हैं। एक और जो है मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए ये तो जो है आपको ए बी में मैंने आपको समझाया, लेकिन अभिक्रिया से मैं आपको समझाऊँ तो होगा क्या। देखिए अभिक्रिया में जैसे कि आपका ये अभिक्रिया है HCl प्लस H2O, ठीक है, क्या है HCl प्लस H2O। अब यहाँ पे अभिक्रिया हुई तो यहाँ से हुआ क्या कि यहाँ से तो Cl माइनस आ गया और यहाँ पे जो है वो H प्लस यहाँ पे जो है H प्लस जुड़ गया तो H3O प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हुआ क्या, ये आपका अम्ल था, ठीक है, ये आपका क्षार था, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको पता नहीं है कि ये क्षार है या नहीं है। अब ऐसा समझिए ये आपको पता है ही नहीं कि क्षार है या क्या है। तो अब इसने क्या है, देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, अब यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, मतलब इसने प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन दाता हो गया, दाता। अब यहाँ से जो है हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्राही। अब जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो आपका क्षार होता है और जो प्रोटॉन दाता होता है वो आपका क्या होता है, अम्ल। इसका मतलब आपका HCl अम्ल है और आपका H2O क्षार है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब HCl आपका अम्ल है और इसका संयुग्मिक क्षार जो है क्या हो जाएगा, Cl माइनस। इसी के तहत जो है आपका HCl अम्ल और इसका संयुग्मिक क्षार जो है वो क्या हो गया, Cl माइनस। इसी के जैसे कि जो है H2 आपका क्षार और इसका संयुग्मिक अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा, H3O प्लस। तो इस तरीके से जो है आपको समझना है। तो यह है आपकी ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना, बिल्कुल सिंपल है। ये तो जो है आपको कहीं पूछ ले, वैसे पूछेंगे तो नहीं, बस आपको क्या है परिभाषा वो समझना है। अब हम बात करें ब्रोंस्टेड लॉरी की, तो इसकी भी जो है वो कुछ ना कुछ कमी होगी ना, कुछ ना कुछ तो कमी होगी ही। तो वो कमी क्या थी उसको जो है हमें समझना है, ठीक है। कमी को जो है आपको याद रखना है। कमी क्या थी कि ब्रोंस्टेड लॉरी की संकल्पना उन यौगिकों के लिए ही लागू होती थी जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। ब्रोंस्टेड लॉरी की संकल्पना उन यौगिकों के लिए ही लागू होती थी जिसमें प्रोटॉन आयन या फिर हम उसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं। जैसे कि हम बात करें, देखिए HCl, अब इसमें तो जो है हाइड्रोजन आयन है इसलिए इस पर तो लागू हो जाएगी, लेकिन CO2 अब ये इस पर लागू होगी या नहीं होगी ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका पता लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। जैसे कि NO3 बात कर ले तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो इनके ऊपर जो है ये ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना जो है वो लागू नहीं होती है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना की जो कमी है ना, वो कमी क्या है कि यह संकल्पना हाइड्रोजन विहीन आयनों पर लागू नहीं हो सकी। हाइड्रोजन विहीन यौगिकों पर ब्रोंस्टेड लॉरी की संकल्पना लागू नहीं हो पाई, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है इसकी कमी थी। अब यह जो है इसकी कमी हो गई ना, तो इसके बाद हुआ क्या, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था लुईस। अब लुईस के पास क्या था, देखिए लुईस के पास आर्हेनियस ने जो आपकी संकल्पना दी थी वो भी थी और जो ब्रोंस्टेड लॉरी ने संकल्पना दी थी वो भी थी। तो लुईस के बाद जो है इन दोनों संकल्पनाओं को समझ के उसने एक बहुत ही अच्छी संकल्पना दी, ठीक है दोस्तों। तो वो संकल्पना क्या थी वो जो है अब हम पढ़ते हैं। अब सबसे अंत में आपके जो है वो वैज्ञानिक है लुईस। अब लुईस ने जो है अपनी संकल्पना दी अम्ल और क्षारों के एग्जैक्ट परिभाषा दी। उन्होंने जो है वो क्या बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे क्या कहलाएंगे, अम्ल। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन दाता होंगे वे आपके क्या कहलाएंगे, क्षार, ठीक है। तो उन्होंने अम्ल और क्षार की ये डेफिनेशन दी, ठीक है दोस्तों। उनके अनुसार क्या है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे ना उन्हें हम अम्ल कहेंगे और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, उन्हें हम क्षार कहेंगे। उन्होंने यह जो है दो परिभाषा अच्छे से दी। अब उनके अनुसार देखिए, जैसे कि हम बात कर ले एक उदाहरण की BF3, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप बात कर लो NH3 की। BF3 आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, अब जैसे कि हम बात करें जैसे कि देखिए BF3,
प्लस NH3, यह जो है एक एग्जांपल लीजिए BF3 और NH3। अब यहाँ से जो है आपको इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि B जो है आपका बेरिलियम है, इस बेरिलियम का जो है आखिरी कोश में कितना होता है 8 कक्षक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए, लेकिन इसके आखिरी कोश में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस जो ये आपका F है ना, इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें और भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आखिरी कोश में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रॉन की संरचना में बताता हूँ। जैसे कि ये बेरिलियम है, बेरिलियम का जो है परमाणु जो क्रमांक है वो कितना होता है 5। इसका मतलब जो है क्या हो गया कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब जो हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के देखिए परमाणु क्रमांक होता है आपका 7, तो पहले में 2, तो अब दूसरे में कितना आ गए 5, ये जो है आपके आ गए। अब 5 में से 3 तो यहाँ पे चले गए, तो आपके कितने बचे बाकी के 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है 2 बचे। ठीक है, अब इसके जो है वो पूरे 5 से खाली है, 5 इलेक्ट्रॉन आए तब तक के लिए तो ये इसमें सीट खाली है। तो अब होगा क्या कि जब हम बेरिलियम और जो आपका BF3 और अमोनियम जो है NH3, इस दोनों की क्रिया कराते हैं ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है एक सहसंयोजक बंध बन जाता है। ठीक है, कौन सा सहसंयोजक बंध? सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जैसे कि यह जो है ना आपका इलेक्ट्रॉन ये दोनों में होगा। ठीक है, तो यहाँ से NH3 बन गया, तो BF3 प्लस NH3 यहाँ से जो है यह एक सहसंयोजक बंध बन गया। तो यहाँ से जो है हुआ क्या कि जो इस अमोनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इलेक्ट्रॉन युग्म था ना, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसने इसको दान कर दिया। किसको? BF3 को। मतलब BF3 ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हैं और जो आपका NH3 है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले जो है वो क्या कहलाएंगे? क्षार। ठीक है, क्या कहलाएंगे? क्षार। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे? अम्ल। बात समझ में जो है आ रही होगी कि हम जब हमने BF3 और NH3 की अभिक्रिया कराई तो हमें जो है क्या मिला? एक सहसंयोजक बंध जो कि क्या है BF3 और NH3, ये हमें मिला। अब यहाँ से जो है NH3 ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो इसने दे दिए। दोनों एक युग्म है, दोनों जो है इलेक्ट्रॉन युग्म में चलते हैं, तो ये 2 युग्म जो है इसको दे दिया, तो जो इसने दे दिया और इसने जो है वो ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसने लिया है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो पदार्थ वो अम्ल कहलाते हैं और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अम्ल और क्षार क्या होते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं डेप्थ में चलता हूँ। देखिए आप समझना कि इलेक्ट्रॉन को लेने वाले जो आपके पदार्थ होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन को देने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब कोई भी जो एक कार है, जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में मान लो 10 लोग बैठने चाहिए, अब इसमें जो है वो 5 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब 5 लोग और बैठ सकते हैं, ये बात तो नॉर्मल है। लेकिन पहले से ही उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, तो अब जो है आगे से जो है वो एक और बंदा नहीं बैठ सकता। सिंपल सी बात है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले पदार्थ वो कब बनेंगे? जब उनमें सीट जो है वो पहले से ही खाली हो। ठीक है, मतलब उसमें सीट जो है वो पहले से ही खाली हो। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पदार्थ, ठीक है आप समझिए, ऐसे पदार्थ जिसमें जो है वो जो बाह्य कोश है ना वो खाली रहता है, वो आपके अम्ल की तरह काम करता है। बाह्य कोश जिसका खाली रहेगा ना वो अम्लों की तरह काम करेंगे। और ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से ही मौजूद होता है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से मौजूद था, ये आपके क्षार की तरह काम करेंगे। ये थोड़ी सी आपके 11th की बात आ गई, लेकिन जो है आपको याद तक के समझना है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है आपके नोट्स में वैसे तो लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम अम्ल की बात करते हैं, अम्ल जैसे कि देखिए BF3, इसके बाद आप ले सकते हो AlCl3 ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप ले सकते हो Ca कैल्शियम +2। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है वो क्या अष्टक खाली है, इसमें भी अष्टक खाली है, इसमें भी अष्टक खाली है। इसके बाद आप ले सकते हो जैसे कि मान लो Mg+2। अब क्षार का एग्जांपल ले, देखिए क्षार का जैसे कि H2O। ठीक है दोस्तों, पानी जो है थोड़ा सा क्षार भी होता है। क्यों होता है? देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन में जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन के युग्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका NH3, यही एग्जाम्पल ले लीजिए NH3। इसके बाद जो है आप ले सकते हो OH-,
ठीक है, OH माइनस, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो है सभी आपके क्या कहलाते हैं, क्षार, और ये जो है आपके अम्ल कहलाते हैं। अब लुईस ने इतना बड़ा काम किया तो कुछ तो जो है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए ना, इतना सब बताया, ये सब केमिस्ट्री थोड़ी ईजी की है, तो उसके सम्मान में जितने भी जो ये अम्ल होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल, ठीक है, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, और जितने भी ये क्षार होते हैं उन्हें हम कहते हैं लुईस क्षार। बात जो आपको समझ में आ रही होगी कि जब हम इन क्षारों को इस तरीके से देखते हैं तो वो आपके लुईस क्षार होते हैं, और जब हम अम्लों को इस तरीके से देखते हैं तो वो आपके लुईस अम्ल होते हैं। तो आपका पूछ लिया कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं, तो आप बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, अच्छी सी बात है, आप आराम से जो है वो समझ सकते हो। तो यह है आपका जो आपका लेक्चर जो है वो सेकंड। अब जो है हम आगे इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आपके लवण है ना उनके उपयोग क्या है, इनके जो है सामान्य गुण क्या है, उन सभी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है आगे आपको बहुत सा पढ़ना है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में जो है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के जो ग्रुप्स है उसमें शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू।